स्वागत है आप सभी लोगों का गुरु विद्या क्लासेज में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और यदि नहीं चल रही है तो तैयारी को अच्छे ढंग से जरूर चलाइए। और देखिए, जस्ट टू द पॉइंट, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा हम लोग क्या करें, सीधा अपना की शुरू करें। और देखिए, खुशी की बात एक ये है कि जैसे हम बोल रहे थे कि शायद एक हफ्ता लग जाए हम लोग का ऑनलाइन होने में, उम्मीद है कि शायद कल से ही हम लोग ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, शायद क्या आप 99% चांसेस ये रखिए कि कल हम लोग क्या चीज़ कल से हम लोग अपना ऑनलाइन हो जाएंगे। तो चलिए सीधा टू द पॉइंट आते हैं, हम लोग क्यूज करना है। और एक चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो देखिए ढंग से कीजिएगा, ठीक ना। ये नहीं माई बाबू का पैसा जो बर्बादी नहीं करना है। भैया पिताजी भेज देंगे कहाँ, सासाराम में, तो बेटा जी पढ़ रहे हैं सासाराम में, तो मालूम चल रहा है ससुरा बेटा जी का तो दोस्त लड़का के साथ घूम रहा है और डेली मटन चिकन का पार्टी हो रहा है। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, एकदम मन लगा कर पढ़िए, सक्सेस 100% होइएगा। चलिए आ जाए। देखिए एक क्वेश्चन याद है, एक क्वेश्चन की देखिए, सॉरी बोलना चाहें, कल हम एक क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना 1974 में है, यानी कि 1974 में हुआ था, और हम उसको गलती से 1977 बोल दिए थे। आपके प्यार के चलते हैं सब सीधा टू द पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, क्यूज अपना शुरू करते हैं। और देखिए, एक चीज़ हम बोलते हैं, थोड़ा बोलने से पहले एक बात बोले थे कि हो सकता है कि हमारे सेंटेंस में मान लीजिए, जैसे हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक दिन में कम से भी कम क्वेश्चन नहीं बोलते होंगे तो बोले बहुत सारा क्वेश्चन होता होगा। अगर मान लीजिए वही 800 1000 में अगर एक क्वेश्चन बाई बैड लक अगर बोलिए गलती हो जाता है, देखिए होने का मुख्य पर्पज़ क्या होता है कि बोले हम कोई बुक से तो पढ़ाते हैं नहीं, और हमारा एक सिद्धांत ये कि जब बुक उठा लिए तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो उसी में एक क्वेश्चन बाई बैड लक गलती हो सकता है, तो उसके लिए मतलब ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और जहाँ अगर गलत बोल देते तो आप स्पष्ट बोल के कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर ये वाला जो है क्वेश्चन आप गलत बता रहे। चलिए आते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए जी, क्वेश्चन आप लोग का ज़बरदस्त। पानीपत का युद्ध हुआ था ना, तो बताइए घोड़ा दागने की पुनः प्रथा किसने शुरू किया था? अकबर ने। सुलह कुल नीति को किसने अपनाया था? अकबर ने। घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की पुनः प्रथा को, हाँ, बहुत सुंदर। तो अगला जस्ट टू द पॉइंट आप लोग क्वेश्चन बताइए। 1 लाख का क्वेश्चन आया है, ये बताइए जिन प्रभासूरी किसके दरबार में थे? बहुत दे तोड़ देंगे तुरंत। एमबीटी जिन चंद्रसूरी किनके दरबार? तो ये थे अकबर के दरबार में, ठीक है। तो चलिए तब एक क्वेश्चन लास्ट पूछ रहे हैं, ये बताइए अकबर के गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? मुजफ्फर शाह, ठीक है। तो मुजफ्फर तो रीति है, ठीक है, बहुत। तब चलिए तब एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप लोग हमें बता दीजिए मारवाड़ का राजा कौन थे जी? अकबर के सैन्य अभियान के दौरान मारवाड़ का राजा कौन थे? तारी बेटी मोर गए तो मारवाड़ के रावचंद्र सेन थे, ठीक है, रावचंद्र सेन थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए, बहुत ये बताइए विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा। आइए तब इसी बात पर विजयनगर साम्राज्य हो जाए। अगर जो भी एक क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को क्या करना है, पूरा खोद के मार देना, ठीक है। उस क्वेश्चन को क्या करना है कि A to Z बंदे को खोज करके मार देना है, ताकि वहाँ से अपना कोई क्वेश्चन अब न छूटे। बहुत सुंदर। तो देखिए, जब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करें, चलो प्रसाद थोड़ा आप इसको अपन कीजिए और नहीं मतलब लंबा कीजिए, बहुत बढ़िया। ये बताइए, देखिए विजयनगर साम्राज्य की जब बात होती है तो टू द पॉइंट क्या आप तो बहुत बढ़िया। तो विजयनगर साम्राज्य की जब बात कर रहे हैं तो ये बताइए, क्वेश्चन ही करे कि पढ़ा दी, बताइए आप लोग क्वेश्चन कर दे या पढ़ा दे? पढ़ा दे, बहुत सुंदर। देखिए हम लोग बात सीधा टू द पॉइंट किसकी करें, विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। अब हरिहर तथा बुक्का का अपना क्या चीज़ 2 कहानियाँ ले लीजिए। आप लोगों को पहले अपना क्या चीज़ काकतीय साम्राज्य पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते काकतीय साम्राज्य? कहाँ था? आंध्र प्रदेश। बहुत ठीक है, वर्तमान में तेलंगाना वारंगल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो काकतीय साम्राज्य था। काकतीय साम्राज्य के विघटन के पश्चात क्या होता है कि ये बोलिए अपना 2 भाई थे हरिहर बुक्का, यही बोलिए अपना क्या चीज कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है, कंपिली में लोग आके रहने लगते हैं। और जब यहाँ पर ये दोनों बंदा लोग रह रहा था तो यहीं पर जानते हैं कहाँ पर, यहीं पर बोलिए अपना कोई शरणार्थी आता है, ठीक ना, शरणार्थी आता है, और उस शरणार्थी को लोग क्या करते हैं, भैया अपने यहाँ जगह देते हैं। इसी पर एमबीटी क्या करता है, बड़ा गुस्सा होता है और इन लोगों पर आक्रमण करवा देता है। जब एमबीटी इन लोगों पर आक्रमण करवाता है, किस पर, यानी कि हरिहर तथा बुक्का पर, तो ये बंदा दोनों लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को अपना, हाँ सरल में नहीं, इन दोनों को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया जाता है। और दिल्ली बनाया जाता है तो कहा जाता है, ये चीज़ क्या कहा जाता है, मतलब जी मालूम है,
बहुत सुंदर। क्या कहा जाता है? ऐसे गर्दनवा झुका के कहा जाता है कि बोल इस्लाम धर्म स्वीकार करें तो काट देंगे, ठीक है, यही चीज़ किया जाता है। तो भैया हरियर बुका क्या करेंगे, मरता है क्या ना करता, दोनों लोग बंदा क्या करते हैं, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। अब जब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो टू द पॉइंट होता क्या है, एमबीटी तो बड़ा खुश, वही अपना क्या बोलिए दक्षिण भारत अभियान में, ठीक ना, क्या बोले हैं, दक्षिण भारत अभियान में हरियर तथा बुका को सेनापति बना के भेजता है। और जब ये लोग अपना दक्षिण भारत अभियान में जब पुनः जब ये लोग आते हैं तो होता है क्या चीज़, यहीं पर अपना बस जाते हैं, यहीं पर क्या होता है, बस जाते हैं। जैसे एक होता है ना कि भैया तुम तोता को तो पिंजरा में बंद कर दियो, लेकिन जिस दिन बोलो उसको क्या चीज़ मौका मिलेगा उड़ने के लिए, आकाश खुला मिल जाएगा तो उड़ ही जाएगा। अब उसी तरह से इन लोगों के साथ हुआ था हरियर तथा बुका के साथ। देखिए जब हरियर तथा बुका जब आते हैं तो इनके आप जानते हैं अपना एक गुरु थे, ठीक है, क्या बोले हैं इनके अपना क्या बोले हैं कि हरियर तथा बुका के गुरु थे जिनका नाम था विद्याधरण। और विद्याधरण ही अपना क्या करते हैं, इन लोगों को पुनः हिंदू बनाते हैं। जब पुनः हिंदू बना दिया था तो इन दोनों के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया जाता है, ठीक है। और जो विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में कहाँ है, हम्पी में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में कहा है हम्पी में। और यही बोलिए अपना हम्पी के अपना क्या बोलिए तुम, और हम्पी कहाँ है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब होता क्या है कि देखिए विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से क्वेश्चन और आता है वो भी देख लीजिए। तो देखिए बताइए संगम वंश की भाषा क्या थी, हाँ बहुत सुनते हैं तोड़ देंगे। संगम वंश की आपका रंगा गया गलत, एक बार जो मुंह से निकल गया उस गलत मतलब गलत, नहीं, संगम वंश की भाषा क्या थी, तेलुगु थी, जबकि संगम साहित्य की भाषा क्या थी, तमिल थी। अब होता है टू द पॉइंट, एक क्वेश्चन यहीं से आता है, ये भी अपना बोल दिए और ये भी बोलिए दिए। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितना वंश शासन किया था बताइए, हरिओम, विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितना वंश शासन किया था, बोलिए, बहुत सुंदर, मिथिलेश साहब बताइएगा, बोलिए, हाँ बहुत सुंदर, थोड़ा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितना वंश शासन करता है, 4 वंश, कौन कौन, संगम, सुल्लू, तुल्लू और आर्यभट्ट। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, यही चारों साम्राज्य के बारे में देख लेंगे तथा इनका अपना जो कुछ अपना प्रशासन है उसके बारे में देख लेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। शासन किया था ये बोल रहे हैं, हाँ हाँ विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, कितने साम्राज्य कितने वंश ने शासन किया था, तो 4 साम्राज्य ने, संगम, सुल्लू, तुल्लू और आर्यभट्ट। तब बहुत बढ़िया। तो संगम वंश का संस्थापक कौन था जी, अरे हरिहर बुका ना हो गए, ये बताइए संगम वंश का पहला शासक कौन था, हरिहर प्रथम। वाह, सीधा 50 लाख ना, हरिहर प्रथम, बहुत बढ़िया। तो जब हरिहर प्रथम शासक था तो हरिहर प्रथम देखिए क्या करता है, संगम वंश का पहला शासक हरिहर प्रथम था और इनका ज़्यादा योगदान नहीं है। ये अपना क्या करते हैं, राजधानी जानते हैं, अपना हम्पी में लेकर आते हैं, ठीक है, यही अपना क्या करते हैं, राजधानी हम्पी में लेकर आते हैं। और उसी टाइम बोलिए अपना 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गया था ना। तो जब बहमनी साम्राज्य का स्थापना होता है तो क्या होता है कि बोले संगम वंश का संगम वंश का जो विकास था वो रुक जाता है, संगम वंश का विकास जो था क्या होता है, रुक जाता है। कोई समस्या अब नहीं, टू द पॉइंट। हरिहर प्रथम के बाद में कौन आते हैं, बुका प्रथम। तो देखिए संगम वंश जब पढ़े तो इसमें टोटल हम लोग 7 शासक हुए, सातों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। क्या बोले संगम वंश में टोटल कितने शासक हुए दीपक जी, 7 शासक। तो एक हम लोग पढ़ लिया हरिहर प्रथम। अब बात करते हैं बुका प्रथम। तो देखिए बुका प्रथम को जानते हैं, बुका प्रथम जब गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के साथ ये क्या करता है, बंदा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि लेता है, ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि लेता है। और उसके साथ साथ क्या बोले, यही बुका प्रथम को जानते हैं 3 समुद्र का स्वामी भी कहा जाता है, ठीक है, इसी बुका प्रथम को 3 समुद्र का स्वामी भी कहा जाता है। और यही हाँ क्या, नहीं वो दूसरा है, ठीक है, वो भी है, दूसरा है, ठीक है। तो इसे क्या चाहिए, 3 समुद्रों का स्वामी विजेता, ठीक वो बोल सकते हैं। तो इसे क्या चाहिए, 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि संगम वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने बोले श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो यही अपना बुका था। और ठीक है, यही अपना बुका ही था। और बुका के इस समय अपने क्या होता है, मदुरै विजय होता है, मदुरै विजयम, ठीक है, मदुरै, बहुत सुंदर, सीधा 50 लाख। क्या बोले हैं, मदुरै विजय अपना क्या चाहिए इसी के शासनकाल में होता है। और मदुरै विजय में मुख्य रूप से अपना कौन भूमिका निभाता है, तो इसका बेटा जिसका नाम था कंपन अथवा कम्बन, ठीक है। तो कम्बन बोलिए अपना मदुरै विजय करता है। और कम्बन की पत्नी थी कौन, गंगा देवी, ठीक है, कम्बन की पत्नी थी गंगा देवी, बहुत कम्बन की पत्नी थी गंगा देवी। और वही अपना गंगा देवी अपना क्या करती है कि मदुरै विजय पुस्तक की रचना करती है। कोई समस्या नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बातें क्या आती है, तो इनके बारे में हम लोग तो अपना बोल दिए बुका के बारे में ना।
तो बहुत बढ़िया। तो बुक्का के बाद में अपना कौन गद्दी पर बैठते हैं बताइए आप? हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय। तो बात अब एक ये कि हरिहर द्वितीय चर्चा में कहाँ ले बाबा? बात अब एक ये कि हरिहर द्वितीय कहाँ ले चर्चा में है? जानते हैं? नहीं जानते, बताइए ना। हरिहर द्वितीय के समय संगम वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। बहुत सुंदर, गोवा को इसी ने जीता था। बहुत बढ़िया, आदिल शाह। बहुत सुंदर, ना बीजापुर के शासक उस समय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बोलिए। हाँ ठीक, आगे बोलिए। इसने कोई उपाधि एक महावीर। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत मन गदगद। देखिए जब बात करते हैं हरिहर द्वितीय की, तो हरिहर द्वितीय जानते हैं 1 लाख का क्वेश्चन आता है हरिहर द्वितीय से। हरिहर द्वितीय अपना क्या करते हैं? राज परमेश्वर तथा महाराज धीराज की उपाधि लेते हैं। ठीक है, हरिहर द्वितीय क्या बोले हैं कि राज परमेश्वर तथा महाराज धीराज की उपाधि लेते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी है कि बोलिए संगम काल का सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार इन्हीं के समय होता है। ठीक है, संगम काल का क्या बोलिए सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार इसी के समय होता है। ये बंदा करता क्या है? कौन? हरिहर द्वितीय। ये जानते हैं क्या करता है कि बोलिए गोवा को, ठीक ना, क्या बोले बहमनी साम्राज्य से गोवा को तथा जस्ट अपना देखिए एक और अपना वहाँ का प्रांत है जो कि अपना उस दोनों को अपना क्या करता है? छीन लेता है। और यही हरिहर द्वितीय के दरबार में कौन प्रसिद्ध इसके प्रधानमंत्री सायण हुआ करते थे। एक क्वेश्चन आता है आप लोग, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हम लोग को हो गया। तो हरिहर द्वितीय अपना हो गया ना। अब यही हरिहर द्वितीय क्या करते हैं इसके समय जानते हैं? इसका विस्तार बोलिए विजयनगर से लाया के अपने यहाँ श्रीलंका तक। ठीक ना, क्या बोले हैं? इसका विस्तार विजयनगर से लाके श्रीलंका तक। इधर बोलिए अपना उड़ीसा बांग्लादेश, सॉरी बंगाल बोलिए, बांग्लादेश नहीं, उड़ीसा बंगाल अपना क्या चीज़ हर जगह इस बंदे का स्लो, बहुत सुंदर। उड़ीसा तथा बंगाल इस बंदे का हर जगह विस्तार हुआ। यानी कि 1 लाख का क्वेश्चन ये आता है कि बोलिए बहमनी संगम साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसके समय हुआ था? हरिहर द्वितीय के समय। अब हरिहर द्वितीय के समय में क्या होता है तो जानते हैं जब ये बंदे की मृत्यु हो जाती है तो अब इन्हीं में क्या बोलिए अपना बेटा में अपनी लड़ाई हो जाए है, राजा हम अनंत राजा हम अनम। अब जैसे ही मान लीजिए कुछ बात हुआ, जैसे एक होता है ना कि जैसे ही गुरु जी क्लास में से निकल रहा तो सब छोटा बच्चा क्या करता है? मॉनिटर हम है, नहीं मॉनिटर हम है, तुम जानते हो हम है। तो वही बोलिए बेचारे जब हरिहर द्वितीय की मृत्यु होती है तो इसका क्या बोलिए सब बेटा आपस में लड़ने लगता है और अंततः देवराय प्रथम गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अंततः कौन गद्दी पर बैठता है? देवराय प्रथम गद्दी पर बैठता है। और जब बंदा देवराय प्रथम गद्दी पर बैठता है तो मज़ा इसमें क्या आती है? यही बंदा अपना क्या बोलिए कि संगम बोलिए विजयनगर साम्राज्य का, संगम बोलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला ये शासक था जिसने अपने क्या बोलिए दरबार में बोलिए मुस्लिम सॉरी दरबार में अपने सेना में मुस्लिम ठीक है मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया था। ठीक है, सर्वप्रथम यही करता है देवराय प्रथम। उसके अलावा और क्या लिया जाता है तो इसी के दरबार में कौन? इटली के यात्री निकोलो कांटी आते हैं। ठीक है, इटली के यात्री निकोलो कांटी आते हैं। और 1 लाख का क्वेश्चन और देवराय प्रथम यही आ जाता है कि देवराय प्रथम जानते हैं तुंगभद्रा नदी तथा हरिद्रा नदी पर अपने जनता के कल्याण के लिए बांध का निर्माण कराता है। ठीक है, क्या बोले तुंगभद्रा नदी तथा हरिद्रा नदी पर अपने जनता के कल्याण के लिए बांध का निर्माण कराता है। और 1 लाख का क्वेश्चन यहीं पर आ जाता है किसमें? देवराय प्रथम में। कि एक आते हैं आप लोगों को क्वेश्चन मिला है, मिला हो उम्मीद करते हैं कि सोनार पुत्री का युद्ध किसके साथ हुआ था? मिला क्वेश्चन ही नहीं तो जान लीजिए ये सीधा आपको क्या करेगा? सोनार पुत्री का युद्ध। होता क्या है कि बोलिए अपना एक बहमनी साम्राज्य का शासक था जिसका नाम था फिरोज। ठीक ना, वो बंदा क्या करता है इनके साथ युद्ध करता है और देवराय प्रथम हार जाते हैं। जब देवराय प्रथम हार जाते हैं तो इनको अपना प्रांत देना पड़ता है और प्रांत के अलावा क्या करते हैं ये बंदा अपनी पुत्री का शादी भी उसके साथ करना पड़ता है। तो उसी को क्या चीज़ भारतीय इतिहास में सोनार पुत्र के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसी को सोनार पुत्र के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? फिरोज उसका दिया कुछ और भी नाम है कि फिरोज कर लीजिए वहाँ से हो जाएगा। तो क्या बोले हैं ये बंदे के बीच अपना युद्ध था। नाम थोड़ा भूल गए, रोहित जी समझ में आ रहा है ना? क्या नाम हो इनका? सुभाष जी समझ में आ रहा है ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हम लोग कोई समस्या नहीं। अब जस्ट दीपक जी कोई दिक्कत नहीं है ना? ना दिक्कत होगा तो जरूर बोलना है। ठीक है, अब उसके पश्चात में देवराय प्रथम के बाद में कौन आता है जी? देवराय द्वितीय। जब देवराय द्वितीय रास्ते में चलते हैं तो क्या कहा जाता है? अरे साला रास्ता में से हॉट हॉट हॉट, अरे तेरी बेटी में हॉट गज बैठ कर आवत रहा। इनको काहे गज बैठ कर कहा जाता था? क्योंकि ये बंदा हाथियों का बंदा बोलिए शिकार करता था। ठीक है, यानी कि देवराय द्वितीय को क्या बोलिए गज बैठकर के नाम से तथा इमाड़ी देवराय के नाम से जाना जाता था। और देवराय द्वितीय जानते हैं क्या करता है? देवराय द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण काम ये करता है कि ये बोलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने सेना में जिसने अपने सेना में भारी संख्या में अपना क्या बोलिए मुस्लिम सैनिकों को एडमिशन कराता है। एडमिशन मतलब भर्ती कराता है।
हाँ देखिए, प्रारंभ कराता है मुस्लिमों सैनिकों का देवराय प्रथम, और सबसे ज़्यादा संख्या अपना को रखता है देवराय द्वितीय। और देवराय द्वितीय के दरबार में हरविलास के लेखक श्रीनाथ, ठीक ना, क्या बोले, हरविलास के लेखक श्रीनाथ, हरविलास के लेखक श्रीनाथ, इन्हीं श्रीनिवास निकल जा रहा है, श्रीनाथ, ठीक ना, क्या बोले, हरविलास के लेखक श्रीनाथ इन्हीं के दरबार में अपना रहा करते थे। कोई समस्या नहीं। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से आया था देवराय द्वितीय। देखिए एक ही एक जितना बात बोल रहे हैं, अगर विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन देगा तो उम्मीद करते हैं 99.99% अभी बोलते हैं कि इससे फिर बाहर क्वेश्चन कोई नहीं देगा। अब देखिए क्या होता है, टू द पॉइंट वाली बात है। तो एक बात अपना ही पहचानते, इसी के दरबार में अरब का यात्री अपना अब्दुल रज़ाक आता है, ठीक है, अरबी यात्री अब्दुल रज़ाक आता है, और हाँ फारस यात्री, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, फारसी यात्री अपना क्या बोलिए अब्दुल रज़ाक आता है। और जब अब्दुल रज़ाक आता है तो जानते हैं आप सब लोग दरोगा के लिए तैयारी करते हैं। अब बोलिए पुलिस को सबसे घटिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 80% ससुरा बोलिए करप्टे हैं। वास्तविकता में यही बात बोल रहे हैं कि 80% क्या बोलिए ज़्यादा करप्टे हैं। अरे जहाँ बनिए अपना इमेज बना कर रखिए। तो ही देवराय द्वितीय बताता है, हाँ बहुत सुंदर, हाँ वही देवराय द्वितीय बताता है कि जितना भी बोलिए क्या विजयनगर साम्राज्य में पुलिस वाला है उन सबको पैसा क्या बोलिए बाई जी के कोठा से दिया जाता है, ठीक है, बाई जी के कोठा से तात्पर्य यहाँ वेश्यालय हुआ, ठीक है, यानी कि जितना भी बोलिए विजयनगर साम्राज्य में जितना भी पुलिस वाला थे उनको वेतन कहाँ से दिया जाता था, बाई जी के कोठा से, ठीक है, डायरेक्ट वेश्यालय पर ठीक नहीं लगता, ठीक है, बहुत सुंदर, कोई हम लोग को समस्या नहीं। अब टू द पॉइंट क्या था, देवराय द्वितीय भी भाई, तो देवराय द्वितीय भी काम तमाम खत्म कराते हैं। तो देवराय द्वितीय के बाद में कौन आते हैं प्रसाद, मल्लिकार्जुन, बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत सुंदर। देखिए जब मल्लिकार्जुन गद्दी पर आते हैं तो क्या होता है, जानते हैं मल्लिकार्जुन बोले इनके अपेक्षा क्या बोले कमजोर शासक थे, और यहाँ से देवराय द्वितीय के बाद अपना धीरे धीरे अपना कैसे बोले इसका पतन शुरू हो जाता है, किसका, संगम वंश का, संगम वंश का। तो वही फिर अपना कौन बंदा बनता है, देवराय द्वितीय, सॉरी मल्लिकार्जुन, और मल्लिकार्जुन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रण देवराय, ठीक है, मल्लिकार्जुन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रण देवराय। यहाँ तो किसी को कोई समस्या, हाँ बिल्कुल, हाँ इमारती देवराय गजबेट का, बहुत सुंदर, कोई समस्या अब नहीं। तो इसके पश्चात में जानते एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, बहुत सुंदर, जिनका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। और विरूपाक्ष द्वितीय का हत्या जानते कौन करता है, कौन करता है, अरे सुल्लू नरसी कर देता है। और सुल्लू नरसी करके अपना क्या बोलिए विजयनगर साम्राज्य में एक नया वंश सुल्लू वंश का स्थापना किया जाता है। तो देखिए जब अपना विरूपाक्ष द्वितीय जब हत्या किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है कि बोलिए प्रथम बाल प्रहार कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथम बाल प्रहार बोलते हैं, बाल प्रहार, हाँ बाल प्रहार, कोई समस्या तब नहीं। विजयनगर साम्राज्य में बोलिए कोई इस तरह से हत्या करके नहीं बना था, ठीक है, साउथ में वाला इसे बहुत कम बनाता है, लेकिन इस ससुरा यहीं से बोले हत्या वाला काम शुरू, इसीलिए इसको काची बाल प्रथम बाल, इसमें 3 गो बाल प्रहार मिलेगा, प्रथम बाल प्रहार, द्वितीय बाल प्रहार और तृतीय बाल प्रहार। तो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन आप लोग हमें ये बताइए संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, विरूपाक्ष द्वितीय। ये बताइए अब्दुल रज़ाक किसके दरबार में आया था, देवराय द्वितीय। इमाड़ी नरसी के नाम से किससे जाना जाता है, बहुत सुंदर। अगला, हाँ हाँ अरे इमाड़ी देवराय, इमाड़ी नरसी नहीं, तो क्या बोले है इमाड़ी नरसी के नाम से किस, अरे इमाड़ी देवराय के नाम से किससे जाता है, देवराय द्वितीय। तो अगला बताइए सोनार पुत्री का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, हाँ हाँ और बामनी शासक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कोई समस्या नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट क्या आते हैं, सुल्लू वंश। सुल्लू वंश में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, सुल्लू वंश की स्थापना सुल्लू नरसी करते हैं। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, क्या इमाड़ी, बहुत सुंदर। सुल्लू वंश का अंतिम शासक कौन था, इमाड़ी नरसी। और इमाड़ी नरसी के हाथे अपना कर देता है वीर नरसी, और वो अपना क्या करता है, तुल्लू वंश का स्थापना करता है। तो देखिए जब इमाड़ी नरसी की अपना हत्या की जाती है तो इसे अपना क्या बोलिए संगम वंश में या विजयनगर साम्राज्य में इसे द्वितीय बाल प्रहार कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय बाल प्रहार कहा जाता है, कोई दिक्कत अब नहीं। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं किसकी हो, तुल्लू वंश की, तो देखिए यानी कि तुल्लू वंश का बोलिए अपना पहला शासक कौन था, वीर नरसी। और वीर नरसी के पश्चात उसका सौतेला भाई था कृष्ण देवराय। अब आगमन होता है क्या चीज़, वीरों के वीर महावीर, सूरों के सूर सूरवीर, ठीक है, और साउथ इंडिया के हीरो और टुटले बोलिए पूरे भारत के हीरो। एंट्री और ये दरबार में किन की, कृष्ण देवराय की, इसलिए दिल थाम कर बैठी है, ठीक है, हाँ
रजनीकांत बहुत बढ़िया। तब देखिए जब कृष्ण देवराय की जब बात करते हैं तो कृष्ण देवराय का देखिए मजा वाली क्या बात होती है। तो कृष्ण देवराय की जानते हैं क्या, बहुत सुंदर कृष्ण देवराय की बोले क्या चीज़, बहुत बड़ा क्या बोले है। कृष्ण देवराय की देखिए अपना जस्ट अपना मजे वाली बात जब हम लोग कर रहे हैं तो कृष्ण देवराय की मजे वाली बात क्या जाती है। कृष्ण देवराय को जानते हो आंध्र भोज, अभिनव भोज, ठीक है, तथा आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता है। कृष्ण देवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता है। और यही व्यक्ति जानते हैं पूरे विजयनगर साम्राज्य का टोटल तुल्लु वंश का तो था ही था, टोटल विजयनगर साम्राज्य क्या बोलिए सबसे अपना प्रतापी शासक था, ठीक है। और यही कृष्ण देवराय का बोलिए लोहा कौन मानता है, बाबर मानता है। बाबर अपने पुस्तक तुझके बाबरी में लिखता है कि कृष्ण देवराय का बोलिए समस्त भारत के का बोलिए सबसे बलशाली और शक्तिशाली शासक है। कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, है मजा आ रहा है ना, नहीं मजा आया तो बोलिए तो छोटे में चल देंगे, है ना। बहुत सुंदर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टू द पॉइंट 1 लाख की बातें क्या होती हैं। 1 लाख की बातें वही होती है। कृष्ण देवराय जानते हैं ये बंदा विरूपाक्ष मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर तथा तीनों मंदिर का निर्माण कराते हैं तथा अपनी माता के नाम पर क्या चीज बोले नगलापुर नामक शहर का स्थापना करते हैं, ठीक है। तथा अपने माता के नाम पर नगलापुर नामक शहर का स्थापना करते हैं। ये शायद इस बार बीपीएससी के प्री में पूछा गया था ना जी, पूछा था ना, बहुत सुंदर। कोई पेपर ला के पूछा था हमसे क्वेश्चन कि बताइए इसका क्या आंसर होगा, बहुत लल्लू पंजू क्वेश्चन था, बहुत बड़ा। तो ये बंदा अपने इसकी स्थापना करते हैं और इन्हीं के दरबार में जानते अष्टदिग्गज रहा करते थे। और इन्हीं के साथ टाइमिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिक युग, तेलुगु का क्लासिक युग, ठीक है। इनके समय क्या बोलते हैं, तेलुगु का क्लासिक युग। तो अब देखिए अष्टदिग्गज क्या थे। अष्टदिग्गज अपने का लिए तेलुगु विद्वान अथवा तेलुगु का भी हुआ करते थे, ठीक है। अष्टदिग्गज यही थे। अब एक नाम सुनोगे तेनालीरामन, नाम सुने हैं, बहुत सुना। तो तेनालीरामन किनके दरबार में रहते थे, कृष्ण देवराय। तो तेनालीरामन का कहानियाँ सुने कि ना जी, क्या पढ़ा तेनालीरामन का कहानी, अरे कैसे बचपन का तो बोलो पढ़ा हुआ स्पेशलाइज में नहीं भुलाता है, और भले भुलाया जाता है। क्या पढ़े हैं, बस होता है तेनालीरामन का। थोड़ा सा सुन लिए, नहीं तेनालीरामन का क्या होता है कि रात में बोलिए बंदा देख लेता है कि अरे हमारा भगवानी में एक बड़ा चोर, तभी कहता है कि अरे भैया तो करे क्या, तू करता है सबसे बढ़िया है तो इसका तरीका क्या कर सकते हैं। तो बोले अपने पत्नी को जब पहले थोड़ा सा बर्तन गिराता है ताकि पहले जल्दी अभी एंट्री ना करे, और जानबूझ के बोली उनके पास नहीं आता कि भैया आजकल का चोर भैया चाकू छुरी तलवार लेकर चलता है, जाएंगे मार देगा कब से तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो दिमाग देखिए बंदा बहुत अच्छा काम लगाता है। ये क्या करता है, पहले बर्तन पटकता है और बर्तन पटकने के पश्चात क्या कहते हैं कि इन लोग अब यूज कैसे करें, तो कहते हैं हमारा खेत जो है देखिए सुखाइल बटिए, इन्हीं से खेत पटवा लें। अब खेत कैसे पटवाता है, बर्तन पटकता है और पटकने के बाद अपने वाइफ को पहले ही बता देता है कि चोराया तू इसी से बोलेंगे। वाइफ से कहता है जानती हो ये खाली 2 बर्तन में या जितना सोना गहना जितना ही माल तो सब कुआं में डाल दिए हैं। तेनालीरामन की हमारी कहानी यही है, सब कुआं में डाल दिए हैं। तो चोरवा सब सुन लेता इसे कान वाला है, अरे सोना ही तो कुआं में डाला है। तारी बेटी मरम क्या करता है, रात भर कुआं चलाता है, रात भर तो देखते भैया भोर हो जाता है तो कुआं सुखाने वाला है जी। आप कहता है भागो यहाँ से। तो वही तेनालीरामन की कहानी यही है कि बंदा बोले सूझबूझ से अपना खेती बंटवा लिया और चोरी भी होने से घर बच गया। चलिए बहुत सुंदर, यानी कि तेनालीरामन किनके दरबार में आते थे, कृष्ण देवराय के दरबार में। और यही अपना बोलिए का जी कृष्ण देवराय का अपना 2 पुस्तक है, एक का नाम है अमुक्त मालदा तथा दूसरा का नाम है जम्बावती, ठीक है। तो अमुक्त मालदा को तेलुगु भाषा में लिखा गया है जबकि जम्बावती को संस्कृत भाषा में। और अमुक्त मालदा जानते हैं क्या है, जैसे कौटिल्य का शासन है ना, किसे है, प्रशासन से राजनीति से, तो बस सेम टू सेम वही अमुक्त मालदा भी अपने का बोलिए प्रशासन राजनीति से ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब बात करते हैं कृष्ण देवराय में और कोई क्वेश्चन छूट रहा है, अरे एकदम छूट रहा है, 2 क्वेश्चन भी आई। इसी के दरबार में जानते पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस तथा बारबोसा आते हैं, ठीक है। इसी के दरबार में क्या बोले 2 पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस तथा बारबोसा आते हैं, कोई समस्या नहीं। अब 1 लाख की बातें आती हैं तो भैया डोमिंग पायस और बारबोसा तो अपना आ गए। इसके पश्चात में जाते हैं एक अपना क्या बोलिए अच्युत राय नाम का व्यक्ति था, ठीक ना। इनका अपना बोलिए भाई बेटा जो भी हो वही बंदे गद्दी पर बैठते हैं। और जब वो बंदा गद्दी पर बैठता है तो अच्युत राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री नूनी जाता है, ठीक है। बहुत क्या बोले हैं, अच्युत राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री नूनी जाता है, कोई समस्या नहीं। अब मज़े की बात क्या आती है, तो ये तो भैया अपना हो गया। तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट क्या आता है, तो ये बताइए क्या संगम सुल्लू तुल्लू। हाँ, अब उसके पश्चात में अच्युत राय के बाद में जब देखिए बात करते हैं तो बोलिए गद्दी पर कौन आते हैं, सदाशिव।
ठीक है। गद्दी पर कौन आते हैं? सदाशिव। सदाशिव में देखिए आप लोग बताते हैं, सदाशिव को जानते हैं प्रधानमंत्री या कूटनीतिज्ञ बोलिए जो भी था, वो बंदा था राम राय, ठीक है। वो बंदा कौन था? राम राय। और राम राय देखिए एक अच्छा प्रशासक तो था, ठीक ना, लेकिन अच्छा एक कूटनीतिज्ञ नहीं था। उसमें समस्या क्या होगी थी राम राय में? ये जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के पास टोटल कितने पार्ट में बटा हुआ था बताइए तो? 5 में। बहुत सुंदर। तो यही अपना क्या बोली इन 5 में जानते हैं क्या करता था? लड़ाई लगाता था। जैसे मान लीजिए कौन हो गया? बीजापुर हो गए, तो कहेंगे इनको ना कि तुम भाई जाओ बरार से लड़ो, हम तुम्हें सैनिक सहायता देंगे। अब बरार से कह दिए कि तुम बीजापुर से लड़ो, चाहे तुम अपना अहमदनगर से लड़ो, हम तुम्हें सैनिक सहायता देंगे। अहमदनगर से भी सेम टू सेम ही होते हैं। तो ये सब समझ जाते कि ससुरा देखिए हमने का बुड़बक बना होता, ये सब समझ जाता है कि ससुर हमने का बुड़बक बना होता है। और वही अपना क्या बोलिए कि अपना एक युद्ध होता है जिसका नाम था तालीकोटा का युद्ध। भारतीय इतिहास में बहुत चर्चित युद्ध है तालीकोटा का युद्ध को अपना क्या बोलिए बनरहाटा का युद्ध अथवा राक्षस तांगड़ी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में, ठीक है। कब हुआ था? 1565 में। और यही तालीकोटा के युद्ध में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय। और यही बेचारा राम राय मारा जाता है, ठीक है। राम राय मारा जाता है और सदाशिव यहाँ से भाग जाते हैं और वो अपना क्या बोलिए एक पेनकोंडा नामक शहर का स्थापना करते हैं और वही पेनकोंडा को अपनी क्या करते हैं? दूसरी राजधानी बना देते हैं, ठीक है। तो यहीं से इसलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि बहमनियों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पेनकोंडा। कोई समस्या? बहमनियों की क्या हो गया? हाँ सदाशिव। और देखिए जब पेनकोंडा अपना क्या चाहिए तो बहुत सही बताइए विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पेनकोंडा। और जानते हैं बहमनी नहीं यार, विजयनगर। देखिए दोस्तों देखिए यही चीज़ देखिए थोड़ा उल्टा बोला जाता है। अब बोलना था विजयनगर, गलती से निकल गया बहमनी, तो उसके लिए चल उतना ये नहीं होना। अब बहुत बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब टू द पॉइंट मजे की क्या बात आती है, यही बंदी अपना सदाशिव अपना क्या करता है? राजधानी पेनकोंडा बनाता है और इसका साथ अपना बनवाने में कौन देता है? तिरुमल। और तिरुमल ही क्या करता है? सदाशिव की हत्या कर देता है, ठीक है। तो इसे अपना क्या बोलिए तृतीय बाल प्रहार कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? हाँ इसे अपना क्या कहा जाता है? प्रथम द्वितीय तृतीय। हाँ इसे क्या कहते हैं? इसे बोलिए संगम साहित्य में बोलिए संगम अस्मी से तृतीय बाल प्रहार के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन टू द पॉइंट 1 लाख यहीं से आ जाता है कि तिरुमल ही अपना क्या करता है? आयुर्वेद वंश की स्थापना करता है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला जस्ट टू द पॉइंट कर ले, तिरुमल अपना क्या करता है? आयुर्वेद वंश की स्थापना करता है। और यही बोलिए आयुर्वेद वंश का अपना एक जानते हैं एक शासक था जिसका नाम था वेंकटेश, ठीक है। वेंकटेश नहीं वेंकट था, ठीक है। एक जस्ट किसका बोलेंगे हम? आयुर्वेद वंश के अपना एक शासक था जिसका नाम था वेंकट। और वेंकट के समय में अपना क्या किया जाता है? मैसूर में अपना क्या मैसूर का स्थापना वाडियार कर देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं दे देगा कि भैया वाडियार का स्थापना किसने किया था? सॉरी मैसूर का स्थापना किसने किया था? वाडियार ने। किसके समय? वेंकट द्वितीय के समय। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टू द पॉइंट वाली बात क्या आती है, तो इस वंश का अपना अंतिम शासक कौन था रे बाबा? रंगा तृतीय। यानी कि आयुर्वेद वंश का अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय। अरे बाप रे, एक एक टॉपिक तो हमारा लग रहा है हमारा आधा घंटा टाइम खींच लिया ये, लेकिन हो भी गया। अब इसके बाहर हाँ अब इसके बाहर क्वेश्चन नहीं देगा। बहुत सुंदर। अब जानते हैं थोड़ा क्या कर लिया है, बहुत बहुत नया थोड़ा। तो अब जानते हैं हम लोग क्या करते हैं? विजयनगर सारा का प्रशासन देख लिया जाए। हाँ बात तो सही है, थोड़े सा ही है। आइए तब देखिए लिया जाए। क्या हो मिथिलेश जी? सही बात है ना। चलिए आइए तब क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आइए। और क्वेश्चन कितने का? 1 लाख का। कितना का? 1 लाख का। ये बताइए विजयनगर साम्राज्य में सेनापति को क्या कहा जाता था? हाँ विजयनगर साम्राज्य में सेनापति को क्या कहा जाता था? हाँ नारद। बहुत सुंदर। नायक ही बोला जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सेनापति को क्या बोला जाता था? नायक बोला जाता था। तो ये बताइए जो सेनापति को भूमि दिया जाता था उसे क्या बोला जाता है? या फिर बोलिए जो सैनिकों को भूमि दिया जाता है उसे क्या बोला जाता था? अरे लाजवाब, बहुत सुंदर। सीधा 50 लाख। आपका गलती हो गया, बस रंगा गया, बस वहाँ से काम खत्म। बहुत सुंदर बात। हम लोग सीधा टू द पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि जो बोलिए सैनिकों को भूमि दिया था तो उसे अमरम कहते हैं, ठीक है। और बोलिए जो व्यक्ति अपना ग्राम विशेष में जो अपना विशेष सेवा देता था उसको हम लोग उबाली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उबाली बोलते हैं। और वैसे सैनिक, ठीक ना, क्या बोले वैसे सैनिक जो बोलिए बेचारे अपना युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, ठीक ना, उनको जो अपना भूमि दी जाती है उनको रक्त कोड़ियों बोला जाता है, ठीक है। तो ये बताइए विजयनगर साम्राज्य में क्या कुछ बोले क्या? बहुत सुनते। तो ये बताइए विजयनगर साम्राज्य में कुटगी क्या था?
कुटकी। हाँ तो कुटकी जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं ना। हाँ बहुत देखिए हम बता रहे हैं। हाँ हाँ बताइए ना जी। जब मतलब कोई भूमि को, हाँ हाँ मतलब कोई किसी से भूमि लेकर मतलब खरीदता था, अच्छा ठीक ना, खेती हाँ। करता था, उसे कुटकी कहते थे। अच्छा। तो उस भूमि के साथ जो मजदूर उस भूमि के साथ ही बीत जाते थे, उसे कुदी कहते थे। बहुत सुंदर। यानी कि कुटकी क्या बोलिए, जो बड़े बड़े फार्मर या किसान होते थे उनको कुटकी बुलाया जाता था, और वही बोलिए खेत के साथ जो बोलिए लेबर भी अपना बिक जाते थे उसे कूदी कहा जाता था। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? कूदी कहा जाता था। तो एक क्वेश्चन, एक लाख का क्वेश्चन ये आता है, ये बताइए जो अपना क्या बोलिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आके बढ़ जाते थे, बस जाते, उसे क्या कहा जाता था? बांडवा। ठीक है, उसे क्या बोला जाता था? बांडवा। ठीक है, क्या बोला जाता था? बांडवा। बहुत सुंदर। रांडवा नहीं, बांडवा। ठीक है, हाँ बांडवा, बहुत बढ़िया। अरे हाँ बहुत सुंदर। अब टू द पॉइंट क्या होता है, एक बात बताइए, विजयनगर साम्राज्य में जो बोलिए अपने क्या बोलिए कि व्यापार में अपने क्या बोलिए चेटियों की तरह निपुण थे, उन्हें क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में जो व्यक्ति व्यापार में, अब व्यापार के लिए अपना क्या बोलिए कि चेटियों की तरह निपुण था, उसे क्या कहा जाता था? अरे वीर पंचाल नहीं कहा जाता था जी, बहुत उसे वीर पंचाल कहा जाता था। और क्या बोलिए कि विजयनगर साम्राज्य की अगर जब बात करते, इस समय का प्रमुख अपना सोर्सेस क्या था? तो भूकर था, और भूकर अपना कितना बस वही अपना 1/6 लगा करता था। ठीक है, अब प्रांत को क्या बोला जाता था? मंडलम। ठीक है, प्रांत को क्या बोला जाता था? मंडलम। जबकि जिला को कोट्यम। ठीक है, जिला को क्या बोला जाता था? कोट्यम बोला जाता था। और टू द पॉइंट यहीं से क्वेश्चन 1 लाख का जानते हैं, आपका स्क्रीन पर आता है रंजित जी। और 1 लाख का क्वेश्चन क्या है, वो क्या है? दासों को क्या बोला जाता था? यही बोलिए ना, वेग वेश। बस विजयनगर साम्राज्य में दासों को क्या बोला जाता था? वेग वेश। तो यहाँ से जस्ट उम्मीद करते हैं क्या चीज़, देखिए डियर, बहुत सुंदर। तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट बात क्या कर रहे हैं, जस्ट टू द पॉइंट क्या बोलते हैं, तो यहाँ से जस्ट सीधा टू द पॉइंट अपना क्या किया जाए, यहीं से विजयनगर साम्राज्य खत्म किया जाए। और देखिए डियर एक बात बोल रहे हैं, अब आपको हम लिखित में बोलते हैं कि 99.99% बोल रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य में अगर कोई क्वेश्चन देगा तो उम्मीद करते हैं कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। तो चलिए, दासी, दासी, बहुत बढ़िया। प्रसाद, बहुत सुंदर। अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है गुरुजी? बहुत सुंदर, 3/2। हाँ 40 तिहाई 120, 40 दूनी के 80, यानी कि 120/20। तो हम लोग रक्तदाब आज पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया है ना। तो देखिए रक्तदाब पहले बताइए किस चैप्टर में पढ़ना होता है? जाए बायो पढ़ा जाएगा। बायो में क्या पढ़ना है? परिसंचरण तंत्र, वही ना पढ़ना है जी। तब बहुत बढ़िया, तब परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया जाए। तो हंस रहे हैं, देखिए एक चीज़ हम बोल रहे हैं, अगर कोई भी एक भी जो क्वेश्चन आ जा रहा है उस क्वेश्चन का A to Z कर लेना है, ताकि वहाँ से फिर अपना कोई भी क्वेश्चन छूटे मना। हाँ नहीं तो वही वाला बात हुआ कि कहते हैं ना कि वो दिया वाला पढ़ाई कि मरला सा ससुरा तनी से आया तेज हवाया बस दिया बुता गया। आप जो है अपने आप को क्या बनाइए? CFL बनाइए। CFL नहीं तो कौन है, कौन होता है वो? हाँ बड़का हाई भयानक से भयानक आ जाए, कितना ही बोलिए बल्ब फ्यूज हो जाए तो एक बोलिए जैसा जरूर ऐसा बल्ब रहेगा जो अपना क्या बोलिए प्रकाश फैले रहेगा। ठीक ना, इस तरीक़ा से अपने यही बार बात करते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग टू द पॉइंट, परिसंचरण तंत्र। तो देखिए जब परिसंचरण तंत्र कहते हैं, परिसंचरण तंत्र जब बोल दिए तो क्वेश्चन आपसे है मिथिलेश जी, परिसंचरण तंत्र पहले कहते हैं किसे? परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? बहुत सुंदर। इसमें क्या होता है बोलिए, अपना ब्लड जो होता है मानव शरीर के हृदय से कोशिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे जगह जो अपना आता जाता है, तो उसी को हम लोग मानव शरीर में क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किए थे? विलियम हार्वे जी। परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किए थे? विलियम हार्वे जी। और परिसंचरण तंत्र में टोटल हम लोग कितना 4 बातों को बस केवल पढ़ लेना है। एक पढ़ लेना हम लोग को हृदय, हृदय बोले तो दिल, ठीक ना। एक पढ़ लेना अपना हृदय, हार्ट, वही ना है जी, हार्ट हृदय दिल, ठीक बोले मैंने, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सोचना पड़ जाता है। बहुत सुंदर। एक पढ़ना हृदय है, दूसरा पढ़ना है क्या चीज़? पुलोनमरी धमनी, तीसरा पढ़ना है, दूसरा क्या बोला है? धमनी पढ़ना है, तीसरा अपना सिरा पढ़ना है, और चौथा बस यही अपना रक्तदाब पढ़ना है। स्पेशली रुधिराणु, लेकिन पूरा रुधिर नहीं पढ़ा जाएगा, उसमें केवल रक्तदाब पढ़िए। यही अगर 4 चीज़ पढ़ लेंगे तो रक्तदाब का चैप्टर क्या हो जाएगा?
क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जितना भी क्लास की तरह छोड़ दिया सीधा अपना किसे आ जाए क्यूज की तरह। बहुत बढ़िया। तो देखिए हृदय, बताइए हृदय का भार कितना होता है, दिल का भार कितना होता है, बड़े दिल से आप आकर्षित होते हैं ना, कितना होता है उसका भार? हाँ बहुत सुंदर। आप बताइए। हाँ 1400। बहुत सुंदर है, कोई जोर नहीं है, बहुत सुंदर। आप बताइए दीपक जी। ठीक है, अब अपना रखिए, आप रखिए, बहुत सुन बोलिए। बताइए। और रोहित? हाँ 150, बहुत सुंदर। बोलिए दीपक जी, दिल का भार कितना होता है? 300। बहुत सुंदर। आप बताइए ब्रजेश। बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर। दिल का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। देखिए परिसंचरण तंत्र हम लोग अपना बोल दिया है। अब देखिए तो जब बात करते हैं हृदय की, देखिए जब बात करते हैं तो हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग अपना कौन होता है? हृदय ही होता है। और यही जानते हैं हृदय, बताइए प्रसाद, किससे अपना ढका रहता है? कार्डियम नामक। अरे लाजवाब, बहुत सुंदर। किसे? पेरिकार्डियम नामक। ठीक है, पेरिकार्डियम से कोई दिक्कत? हाँ हाँ पेरिकार्डियम, बहुत सुंदर। यहाँ तक हम लोग कोई समस्या अब नहीं। अब टू द पॉइंट क्या होता है, अब पढ़े जाते हैं कि हम लोग सीरा बोले और एक अपने क्या बोले धमनी बोले। तो बात ये कि भैया सीरा किसको बोलते हैं, धमनी किसको बोलते हैं? बहुत आसान बात। यही हृदय से अपना क्या बोलिए, जो ब्लड अपना इधर चला, यानी कि हृदय से बॉडी के अन्य पार्टों में चला, उसको हम लोग धमनी बनेंगे। ठीक है, यानी कि क्या बोलिए, फिर से बोले हैं, हृदय से अपना जो बोलिए अपना शरीर की तरफ ब्लड चला उसको धमनी बोलेंगे। और इसमें हमेशा कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। धमनी में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। और उच्च दाब अपना क्या होता है? धमनी में ही होता है। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी। हाँ बहुत, उसी का इंग्लिश नाम हो गया। बहुत बढ़िया। तो क्या बोले, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? सॉरी, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी अथवा एरोटा। अब बात करते हैं सीरा भैया क्या है, तो सीरा नाम में मालूम चला 100 से सीरा या 100 से शरीर है। यानी कि जो बोलिए रक्त अपना जब शरीर से अपना हृदय की तरफ आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं। और सीरा में कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध, यानी कि CO2 उसमें रहता है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है? CO2 होता है। अब देखिए हृदय में थोड़ा सा ले लिया, ये बताइए हृदय 1 मिनट में कितना ब्लड रक्त पंप करता है? 1 मिनट में? हाँ 180 लीटर। अरे लाजवाब, बहुत सुंदर। गुर्दा जो है वो 1 मिनट में 180 लीटर करता है और एक दिन में 450 लीटर। दे इसको, दे तोड़ यार। एक दिन में 180 लीटर करता है, 125 ml करता है 1 मिनट में। गुर्दा 1 मिनट में 125 ml। और ठीक है, गड़बड़ा के बोल दिए। अब देखिए जब बात करें हृदय की, तो हृदय जानते हैं 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है? मारता है 1 मिनट में, समझिए एकदम खर एकदम अच्छा मारेगा। क्या चीज़ बोलिए? आपका 4.5 लीटर 1 मिनट में बंदा ब्लड निकालता है। 1 मिनट में समझिए 4.5 लीटर। इसीलिए इसको क्या बोलिए, शरीर का सबसे अपना व्यस्तम अंग बोलते हैं। अगर यदि आप चाह भी जाइएगा कि इसको मतलब क्या चीज़ बंद कर ले, तो हृदय कभी बंद हो सकता है? ये कभी नहीं बंद हो सकता है। ये बंद होने का मतलब क्या चीज़? टाइट है फीस। इस बंद होने का मतलब क्या हुआ? टाइट है फीस हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ तब यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत क्या हुआ नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट बोला है। मिनट में कम है। 1 सेकंड में 70 1 सेकंड में 70 ml। बहुत सुंदर। तो यहाँ तक हम लोग कोई समस्या, कोई दिक्कत अब नहीं। अब जानते हैं थोड़ा सा ले लिया जाए। अब आता है पुलोनमरी धमनी और पुलोनमरी सीरा। फिर से बोल रहे हैं, एक वर्ड इसी में क्या आता है? पुलोनमरी धमनी और पुलोनमरी सीरा। तो बात भैया एक ये है कि पुलोनमरी धमनी और पुलोनमरी सीरा कहते हैं किसको? बोलिए गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए धमनी में वहाँ क्या बताया आप लोगों को? कैसा ब्लड होता है? शुद्ध होता है। जबकि सीरा में क्या होता है? अशुद्ध होता है। लेकिन पुलोनमरी धमनी और पुलोनमरी सीरा ठीक इसके अपोजिट हो जाता है। पुलोनमरी धमनी भैया अशुद्ध हो जाता है और जबकि सीरा में अपना क्या पुलोनमरी सीरा में क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है अब इसको समझिए। पुलोनमरी धमनी जानते हैं कहाँ से कहाँ चलता है? पुलोनमरी धमनी अपना दाहिने आलिन से PDDN है, दाएं नीले से फेफड़ा की तरफ चलता है। ठीक है, कहाँ चलता है? पुलोनमरी धमनी कहाँ से कहाँ चलता है? पुलोनमरी धमनी जो है दाहिने नीला से फेफड़ा की तरफ चलता है। इसीलिए बंदा इसमें क्या अशुद्ध रक्त होता है। यानी अशुद्ध रक्त करने का तात्पर्य क्या हुआ? CO2 इसमें उपस्थित रहता है। और यही जब बात करते हैं पुलोनमरी सीरा कहाँ से चलता है जी बाबा?
बायां से चलेगा। है लाजवाब, बहुत सुंदर। पुलनमरी सिरा कहाँ चलता है तो जानते हैं, पुलनमरी सिरा फेफड़ा से बाएं आलिंद की तरफ चलता है, इसीलिए इसमें अपना शुद्ध होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है, शुद्ध होता है। यहाँ तो किसी को कोई समस्या नहीं। और टू द पॉइंट बातें, मज़े की बात आती है। क्या ऐसी बात आती है, मज़े की बात। तो देखिए जब जस्ट टू द पॉइंट जब हम लोग मज़े की बात करते हैं तो मज़े की बात अपना इसी में अपना ये आ जाता है। ये बताइए दाहिने निलय और दाहिने आलिंद और दाहिने निलय में कैसा कपाट होता है, त्रिवर्णी कपाट। बहुत सुंदर। दाहिने निलय और दाहिना निलय में त्रिवर्णी कपाट, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय में द्विवर्णी कपाट। कोई समस्या नहीं। और टू द पॉइंट इसके आगे हम लोग एंट्री करते हैं तो क्या रक्तदाब था ना जी। तो देखिए जब रक्तदाब बात करते हैं तो वही अपना क्या बोले भैया, रक्तदाब अपना उच्च होता है धमनियों में, और रक्तदाब को नियंत्रित कौन करता है, थायरॉक्सिन करता है, एड्रिनल करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन करता है, एड्रिनल करता है, और वो कौन करता है, मेंडुला ऑब्लिगेटा करता है क्या। तो ठीक है, तो करता है ना, मेंडुला ऑब्लिगेटा अपना करते, रुके, मेंडुला ऑब्लिगेटा करता है कि हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाँ हाइपोथैलेमस करता है। अब बात करते हैं तो एक क्वेश्चन है, ये बताइए मिथिलेश जी कि मानव शरीर का दिल एक बार में कितना बार धड़कता है। हाँ 72 बार। बहुत सुंदर, टू द पॉइंट, कोई समस्या नहीं। अब मज़े की बात क्या आती है इसी में, तो देखिए मज़े की जस्ट बात अपने के लिए किया जाती है कि हाँ, तो मानव का हृदय जो अपने एक बार में कितना 72 बार धड़कता है। ठीक है, और एक बार अपने कबली धड़कने में 0.8 सेकेंड समय लगता है। ठीक है, धड़कने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो यही बताइए कि शिशु में अपना शिशु का दिल एक बार में कितना बार, एक मिनट में कितना बार धड़कता है, बोला जाए, कोई बोलिए। 150 बार। बहुत सुंदर, कितना बार, 150 बार। क्या बोले, तो मानव शरीर का क्वेश्चन नहीं था रक्तदाब कितना होता है, तो रक्तदाब यानी कि 3/2 यानी कि 120/80 होता है, जिसमें सिस्टोलिक दाब कितना होता है, 120 होता है, और डायलोस्टिक दाब कितना होता है, 80 होता है। कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ तो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन बताइए, शहद में मुख्यतः क्या होता है, फ्रक्टोज अथवा बोलिए इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट होता है। कोई समस्या नहीं थी। बताइए संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, बस भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तब आइए तो भाग पढ़ लिया है ना, है। चलिए तो हम बहुत बोल दिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ सुनिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या अंतर है, सुनिए थोड़ा सा। हाँ बोलिए। नए राज्यों का जो निर्माण होता है नहीं, थोड़ा सा सुनिए। और अगर कोई हम जाते हैं जैसे, हाँ आप सही बात बोले। हाँ नहीं सुनिए, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा सब गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। देखिए पहले भाग पढ़ लेते, भाग वन में अपना क्या बोलिए 1 से 3 तक अनुच्छेद है, 1 से 4 तक है। हाँ तो 1 से 4 तक में 1 से 3 तक हम लोग देख लेंगे। तो 1 से 3 में देखिए, 1 में अपना क्या पहले कहा गया कि भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, 2 अपना क्या है, 2 अपना ये है कि नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अपना छोटा बेटा कौन है, पाकिस्तान है। ठीक है, अब मान लीजिए पाकिस्तान को हम क्या किए कि भैया उसको हम अपने मिला लिए। ठीक है, हाँ यानी कि ये अपना अनुच्छेद 2 अपना ये कहता है, जबकि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि भारतीय राज्य में से, ठीक ना, वर्तमान के भारतीय राज्य में से ही किसी भी राज्य का निर्माण, एरिया में परिवर्तन अथवा नाम में परिवर्तन जब करना हो, ठीक है, तो उसका अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। ये कहता है। कोई समस्या? अनुच्छेद 3 के तहत ना, अनुच्छेद 249 से सुनिए, बता अनुच्छेद 200 हाँ थोड़ा सा रुकिए, बता रहे हैं थोड़ा सा। देखिए अनुच्छेद 249 थोड़ा सा बता रहे हैं। अनुच्छेद 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा किसी भी राज्य के विषय को राष्ट्रीय विषय घोषित कर दे, ठीक ना, तो संसद उस पर क्या, हाँ संसद उस पर क्या करेगा, बोलिए अनुमति देगा ही देगा। और जो विधेयक पारित होगा 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होगा। और वहाँ पर लोकसभा को अपना क्या बोलिए कि अनुमति देना ही देना है। और यदि जब लोकसभा अनुमति दे देगा, यानी कि संसद से अनुमति हो गया, तो वो जो नियम जो बना है वो 1 साल के लागू होगा। ठीक ना, 1 साल के लागू होगा। और ऐसा जितना बार चाहे राज्यसभा उतना बार कर सकता है। ठीक ना। हाँ राष्ट्रपति को कैसे हटाए? बहुत सुंदर, लाजवाब।
ओहो, महाभियोग भी है। तो ऑप्शन बोलिए तो भाई ऑप्शन ना तो बोला जाएगा। बोल रहे हैं। क्या यौन है? तब रुको, जब क्वेश्चन भागवान क्या है ऑप्शन में भाग बोलेंगे, आप लोग बताइए क्या है भागवान? राज्यों का संघ भाग 2, नागरिकता भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 4, नीति सत्ता तो भाग 4 का क, मूल कर्तव्य बहुत सुंदर भाग 5, संघ ठीक है भाग 6, राज्य भाग 8, संघ शासित प्रदेश 9, ग्राम पंचायत 9 का क, नगर पालिका 9 का ख, सहकारिता 10, बस अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र, हाँ बस अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र 10, 11 केंद्र राज्य संबंध 12, बहुत सुंदर धन संपत्तिवाद 13, वाणिज्य व्यापार एवं समागम ठीक है बहुत सुंदर। तो भाग 13 किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ठीक है बहुत सुंदर। 14 में केंद्र राज्य केंद्र राज्य संबंध में केंद्र राज्य केंद्र तथा राज्य का अधीन सेवाएं ठीक है। 14 का क 14 का क क्या है रे बाबा? अरे 14 का में अधिकरण नहीं है, 15 में है, 15 में निर्वाचन है। और 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध। भाग 17 बता दीजिए, राजभाषा। 18 बता दीजिए, आपात। 19 बता दीजिए, मिसलेनियस। हाँ बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। और 19 और 20 बता दीजिए, संविधान संशोधन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, चलिए कोई बात छोड़िए, बहुत सुंदर बढ़िया। अरे तो अगला क्वेश्चन बताइए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है जी? जाम्बेजी नदी। आइए तो फिर अपना विश्व का प्रमुख जलप्रपात कर लिया है ना, विश्व का प्रमुख अरे भैया माथा, हाँ माथा यहाँ पे सनक जाता है बोलते बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग क्या बोले, विश्व के प्रमुख जलप्रपात ना, तो क्या बोले हैं? तो इंडिया का नहीं बोलना, विश्व का बोलना। तो विश्व हम क्या बोलते हैं? यही सब बोलिए ना, वही सब देता ही है। बहुत सुंदर। हाँ ना, इंडिया में भी कल परसों हुआ है, नहीं बोलेंगे, कल परसों इंडिया में हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ कल परसों हुआ था, देखिएगा ना वीडियो में डाले थे। बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग जब बात करते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात, तो देखिए सबसे पहले ये बताइए हो आप, अरे फिर यार नाम भूल गए, रोहित जी, जलप्रपात किसे कहते हैं? अरे वो झरना जब बोलिए, जब पानी अपना क्या बोलिए अपने एक निश्चित ऊंचाई से गिरे तो उसी को तो जलप्रपात कहते हैं। बहुत सुंदर। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? झरना आती जलप्रपात ठीक है। झरना में नहीं लौट जाएगा ना। अरे महाराज सुनिए, आपको बताते हैं, आप वो बाथरूम में झरना थोड़ा ना, आप बोलते हैं इस बार आप पहले चुपचाप चलिए। कहाँ? वहाँ मेरे साथ। कहाँ? मायर तुम चलिए, आपको वहाँ नहा कर लाते। कैसे महाराज बोलते हैं कि नहाए नहीं है? है ना। चलिए ठीक है, इस बार ट्रिप किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ अरे इस बार कंफर्म देखिए, पूरा क्लास का एकदम ट्रिप ले चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत नहीं, मज़ा इंतजार है किसका? बस बोलो ये अपना जुलाई का ठीक है। हाँ देखिए लाइफ में एक चीज़ देखिए, बोलते हैं दोस्त, पढ़ाई के साथ साथ क्या थोड़ा इंटरटेन भी होना जरूरी है। नहीं तो माथा इतना छोटा, यही क्या होगा, एक बार ज़्यादा प्रेशर लिया है तो फट जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। चलिए टू द पॉइंट, विश्व के प्रमुख। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। करीबाबांध किस जलप्रपात किस नदी पर है? मार तारी बैठी मोरो, करीबाबांध जाम्बेजी नदी पर ना जी। बहुत बढ़िया। तो अगला जो, तो ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर। तो ये बताइए लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। तो ये बताइए बहुत सुंदर, ऑस्ट्रेलिया जलाशय कहाँ है? कावेरी में है, कावेरी में। बहुत सुंदर। तो ये बताइए लिविंग स्टोन अपना बोल दिया है ना, तो बताइए बायोमा जलप्रपात कहाँ है? हाँ बायोमा जलप्रपात कहाँ है? ये भी कांगो नदी पर ही है। बहुत बढ़िया।
अब क्या बोलते हैं जानते हैं, थोड़ा कुछ विश्व के प्रमुख जलप्रपात। देखिए विश्व की जब बात करते हैं सबसे अपना का बोले ऊंचा जलप्रपात कौन है जी? एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात अपना का बोले कैरो नदी पर है, ठीक है। और तथा ये अपना का बोले दक्षिण अमेरिका के गुआना के पठार में, ठीक है। दक्षिण, हाँ कैरो नदी दक्षिण अमेरिका के गुआना के पठार में है। और देखिए एक आता है कुक मेनन जलप्रपात, तो कुक मेनन जो जलप्रपात है वो भी अपना कहाँ है? वही वेनेजुएला में है। और एंजिल जलप्रपात कहाँ है बाबा? एंजिल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में ही है। बहुत सुंदर। तो अगला स्टेप आते हैं सुथरलैंड जलप्रपात कहाँ है? न्यूजीलैंड में। बहुत सुंदर, न्यूजीलैंड बोला ना, बहुत सुंदर। सुथरलैंड जलप्रपात कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तो ये बताइए ग्रेट कमरान जलप्रपात कहाँ है जी? ग्रेट कमरान ईरान में है। ना 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 ना, देखा हम भूल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई मुस्लिम कंट्री? हाँ हाँ सॉरी, देखिए फ्रेंड्स ध्यान पर यार, उसको जस्ट बोल दिया जाएगा। तो ये बताइए डेला जलप्रपात कहाँ है? डेला ना, डेला कनाडा में। बहुत सुंदर। डेला जलप्रपात कहाँ है? कनाडा में है। जबकि टूगेला कहाँ है? टूगेला, हाँ टूगेला साउथ अफ्रीका में है। बहुत सुंदर। गवारनी जलप्रपात कहाँ है? फ्रांस में। बहुत बढ़िया। गवारनी जलप्रपात कहाँ है? फ्रांस में है। रिबोन जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका में। बहुत सुंदर। और सुथरलैंड, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर गुआना में। बहुत सुंदर। सुनिए दोस्त, ग्रेट कमरान जलप्रपात जो अपना क्या बोलिए गुआना में, ठीक है। तो बहुत सुंदर। तो सुथरलैंड नहीं हो तो ग्रेट रिबोन कहाँ है? अमेरिका में। और ये सोमाइट जलप्रपात कहाँ है? वो भी कैलिफोर्निया में ही है। कोई समस्या नहीं। तो यहाँ से क्या बोले प्रमुख जो जलप्रपात था टू द पॉइंट, इसको क्या करते हैं खत्म। तो एक बात बता दीजिए हो कि बताइए विश्व के किस जलप्रपात को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है? बहुत सुंदर। कौन झीलवा? अरे टिटी काका को, ठीक है, टिटी काका को, ठीक ना। और जल पर झील है यार, गलती झील है। विश्व के किस झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है? टेटी काका। कोई समस्या सुभाष जी? विश्व की सबसे लंबी झील टंगानिका है। हाँ, विश्व की सबसे लंबी झील टंगानिका है। बहुत बढ़िया। तो जस्ट आते हैं टू द पॉइंट। आपका स्क्रीन पर 1 लाख का क्वेश्चन है। अरे यार मन कर रहा है फाड़ फूल के सब फेंके। कितना क्वेश्चन पर क्वेश्चन मिलता जा रहा है जी। ये बताइए हीरे की चमक का कारण क्या है? पूर्णांतिक का परिवर्तन ना। बहुत सुंदर। क्या बोले? अच्छा परावर्तन बोले हैं, तब सही। हम सोचे अपवर्तन बोले। बहुत सुंदर। हीरे की चमकना का क्या है मुख्य वजह? पूर्णांतिक परावर्तन। बहुत सुंदर। किस है? अब इसमें 2 ही चैप्टर प्रकाश अगर पढ़ा तो पूरा टाइम अब प्रकाश में चला जाएगा। तो प्रकाश से पढ़ लिया जाएगा। हाँ तो आधा घंटा में इसको पढ़ लिया जाएगा प्रकाश। अरे हम है ना, क्या कर रहे हैं बस सीधा कर देना। बहुत बढ़िया। प्रकाश प्रसाद बहुत बढ़िया। प्रकाश पढ़ेंगे तो आज जानते हैं हम लोग टोटल 6 से 7 बात पढ़ेंगे। इसका पहले जो सिद्धांत जो दिया आपने वो कौन कौन दिया है वो देख लेंगे। फिर देखेंगे क्या चीज़? प्रकाश का प्रवर्तन देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन देखेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण देखेंगे, फिर प्रकाश का प्रकीर्णन देखेंगे, प्रकाश का विक्षेपण देखेंगे और प्रकाश का विवर्तन देखेंगे। ये टोटल 7 चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ये टोटल 7 चीज़ें। और क्या बोले कुछ अपना प्रकाश से प्रमुख सिद्धांत है जो कि प्राय एग्जाम में क्या किया जाता है? एग्जाम क्या करता है इसको पूछ लेता है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। बहुत बढ़िया। तो चलिए टू द पॉइंट। अब हम लोग बातें 1 लाख की बातें क्या करते हैं? कितना की मिथिलेश? 1 लाख की। देखिए तो ये बताइए प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया है? हाइगेंस ने। ये बताइए प्रकाश के तरंग मॉडल सिद्धांत को कौन दिया है? हाँ फूको ने। हाँ। प्रकाश के कणिका सिद्धांत को कौन दिया है? न्यूटन ने। न्यूटन है या फिर अपना एक और व्यक्ति आते हैं, कौन आता है? नहीं न्यूटन आते हैं। और उसको देखिए एक और भी अपना कोई ना कोई दिया तो उनका अभी एग्जैक्ट नाम नहीं आता है। चलिए ये बताइए प्रकाश के वेग का खोज किसने किया था? बहुत फिजियाउ ने। प्रकाश के वेग का खोज किया था फिजियाउ ने, क्योंकि प्रकाश के वेग को मापा था किसने डियर? रोमर ने। 5 चीज हुआ। और बताइए क्या बोले प्रकाश का फोटोन सिद्धांत कौन दिया है? आइंस्टीन। बहुत सुंदर। प्रकाश से विद्युत प्रभाव को कौन दिया है? ये तोड़ देंगे। आइंस्टीन ने दिया है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव को आइंस्टीन ने दिया है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको 1921 से 1922 में क्या दिया गया है? नोबेल दिया गया है। अब
21 में, बहुत बढ़िया। और जस्ट टू द पॉइंट अगला क्वेश्चन क्या आता है वो ई रंजीत जी। तो 1 लाख का क्वेश्चन आता है, ये बताइए क्या बताइएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत कौन देता है? ये देते हैं मैक्स में, ठीक है। तो ये बताइए सापेक्षता का सिद्धांत कौन देते हैं? आइंस्टीन। अपेक्षता का सिद्धांत कौन देते हैं? आइंस्टीन। कुछ सिद्धांत ने बोल दिए, ठीक ना, लगभग। इसको देखिए प्राय एग्जाम में क्या किया था, प्राय एग्जाम में अपना क्या किया था, लेकर के सीधा डाल दिया था। खूब यही पूछ रहा था कि सिद्धांत को, फलाना सिद्धांत को या चिलाना सिद्धांत को किसने दिया था। अब चलिए तब हम लोग क्या देखें, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो बताइए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं दीपक जी? हाँ, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बोलिए रवि जी, मिथिलेश जी, बोलिए रोहित जी, बोलिए सुभाष जी। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत। अब 1 लाख की बात हुई, नहीं तो वही जा रहे थे मार्कर बना के कहने कि चलिए इसमें पड़ गया तो यह परिवर्तन हो गया, सॉरी परावर्तन हो गया। तो ये प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए जब किसी भी, ठीक है, कबल है जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर, ठीक है, या फिर बोलिए अपना क्या बोलिए, जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश के अपना किरणें अपना आपतित होती हैं और फिर अपना उतना ही अपना क्या होती है, फिर अपना परावर्तित होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? वाह, अरे 90 डिग्री का ना जी। आप जितना कोण से आवेला वही कोण से लौटेला ना। ये मार्कर क्या बोले? बहुत सुंदर। तो क्या बोले हैं कि प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच में कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और जब 90 डिग्री का कोण के साथ तब एक और क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या होना चाहिए? तो बोलिए आपतन कोण, ठीक ना। क्या बोले हैं? आपतन कोण, सॉरी हाँ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। और इसके अलावा क्या बोलिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक ना, तथा अभिलंब, अभिलंब अपना ही ना हो गया, तथा अभिलंब तीनों अपना क्या होना चाहिए? एक सिद्ध में होना चाहिए। कोई समस्या नहीं, दिक्कत है मिथिलेश जी? नहीं। तो यानी कि जस्ट क्या बोले हैं कि प्रकाश का परावर्तन अपना बोल दिए। ओ, तो प्रकाश का परावर्तन में तो भैया 3 चीज़ अभी और पढ़ना है। दर्पण से परावर्तन और एक समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ना है ना जी। क्या मिथिलेश जी, मन लग रहा है कि नहीं? पहले बताइए। मन लगा था ना? मन लगना भी चाहिए, ठीक है। बहुत सुंदर। क्या सुंदर। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं क्या देख रहे हैं, समतल दर्पण से परावर्तन, ठीक है। क्या देख रहे हैं? समतल दर्पण से परावर्तन। देखिए थोड़ा एक बार बीच बीच में कभी रुकवाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी कुछ एग्जाम्पल देने लगते हैं, ठीक ना, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग को रुकवा देते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या समतल दर्पण से परावर्तन, कोई समस्या, कोई दिक्कत? दीपक जी हाँ, बहुत सुंदर। तो देखिए पहले समतल दर्पण, तो आप बताइए हो समतल दर्पण, पहले बताइए इमेज कैसा बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर, ठीक है। समतल दर्पण नामे का मतलब आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। हाँ, आभासी काल्पनिक वही ना है। समतल से नामे मतलब समतल, यानी कैसा होगा? समतल होगा, इसमें उच्च खाल नहीं होगा, इस सब का होगा बरोबर होगा, ठीक है। इसमें ब्रेकर नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि वैसे दर्पण क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण में अपना कभी भी जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? आभासी पार्श्व उल्टा, ठीक है, आभासी पार्श्व उल्टा और बोलिए वस्तु के बराबर, ठीक है, और वस्तु के बराबर। अब देखिए समतल दर्पण में बहुत सुंदर। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट क्या बोला है, समतल दर्पण में ही अपना 1 लाख की बात आ जाती है। तो समतल दर्पण में बाबा क्या बात आ जाती है? तो समतल दर्पण में देखिए अगर किसी व्यक्ति को अगर अपना अगर अपना हाइट देखना है, अपना इमेज देखना है, तो समतल दर्पण कैसा होना चाहिए? बस उस व्यक्ति के हाइट का आधा। और कोई भी चीज़ अगर बोलिए भी चाल से अगर मतलब हम चलते हैं, ऐसे सपोज कीजिए मेरा मोबाइल जो है समतल दर्पण हो गया, तो ये दिखाएगा कि नहीं 2 भी चाल से चल रहा है, ठीक है, यानी कि दुगना दिखाता है। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अपना कितना होता है? अनंत होता है ना जी। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। अब क्वेश्चन एक और ये आता है, समतल दर्पण का प्रयोग, ठीक ना, क्या बोले? समतल दर्पण का प्रयोग। तो भैया समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? अरे हजामती में, ये सब सेविंग नहीं कर रहा, हजामती में जो सैलून में प्रयोग होता है इसी समतल दर्पण का ही ना।
सैलून में जो प्रयोग होता है समतल दर्पण का, उसके अलावा कहा पेरियोस्कोप में इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पेरियोस्कोप में अपना इसी का प्रयोग करते हैं, कैलेडियास्कोप में इसी का प्रयोग करते हैं, और जो बोलिए सैनिक लोग अपना बंकर में छुपा रहता है उन लोगों को देखने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन हजामती दर्पण में दूसरा देखो समतल नहीं देखो। ओ अरे हम बताते हैं, सुनिए देखिए, हजामती से देखिए इसीलिए बोले हजामती बाल दाढ़ी नहीं बोले, पहले इसीलिए सैलून बोलिए, ठीक ना। सैलून में समतल, ठीक है, नहीं तो अगर बाल दाढ़ी में दूसरा है, क्या बोले, कुछ बोले हैं, बहुत सुंदर। तो समतल दर्पण हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ क्या चीज़, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पढ़ लिया जाए तो पहले बताइए दर्पण कितने प्रकार का जी, दो ये प्रकार का ना, एक समतल दर्पण एक अपना गोलीय दर्पण, ठीक है। तो जब गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण अपना कैसा, वो भी दो प्रकार का, कौन कौन, अवतल और अवतल। तो बहुत सा बात है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण में जो उसका जो पृष्ठ है वो दर्पण में बाहर की ओर आता है, हाँ, दर्पण में उसका पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहता है, दर्पण में उसका पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहता है, ऊपर की ओर उभरा रहता है। नहीं नहीं ये गलत चल रही है, सुनिए थोड़ा सा सुनिए, और नहीं सुन लीजिए। अवतल दर्पण एक बोलिए ऐसा दर्पण, ठीक ना, केवल एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर के तरफ, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर के तरफ झुका हो और जिसमें अपना काची कलई बाहर से किया गया वो अपना बाहर की तरफ निकला हो, उसको ना बोलेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल एक ऐसा दर्पण, ठीक ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर के तरफ झुका हो, देख लिए फिगर बनाए थे, क्या बोल रहे हैं, अरे यार हाँ क्या बोला, देखिए एक ऐसा दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर के तरफ झुका हो और बाहर के तरफ ना क्या बोले इसके बाहर निकले हुए भाग पर कलई किया हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण कहीं अन्य नाम क्या है, अभिसारी दर्पण, कोई दिक्कत। अब देखिए जब अवतल दर्पण बात किया जाए तो अवतल दर्पण का भाई प्रयोग कहाँ किया था, पहले ये देख लिया जाए, अवतल दर्पण का प्रयोग देख लिया जाए। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया था बताइए आप, बहुत सुंदर, हेडलाइट, सर्च लाइट, आँख का नाक गला में, ठीक है, बस हजामती दर्पण या बोलिए अपना वही अपना सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, सेविंग कर रहे हैं अपना, इसी का प्रयोग किया था। प्लस में इसके अलावा कहा सोलर कुकर में भी प्रयोग किया था, इसके अलावा कहा सोलर कुकर में भी प्रयोग किया था। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जस्ट टू द पॉइंट, 1 लाख की बात पर, कितना पर, 1 लाख की बात पर। अब बताइए 8 बज गया, हम बोल रहे पूरा पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, हम तो देख रहे हैं भैया खाली परावर्तन पर ख़त्म हो जाएगा। क्यूज देखिए रियल बता, मन कर रहा है 3 घंटा चलाया जाए तब मजा आएगा। हाँ तो ये जिस दिन 2.5 घंटा 3 घंटा चलने लगा उस दिन समझिए कि वास्तविक रूप से पढ़ाई का और मजा आएगा, नहीं तो ये चल रहा है ठीक है, बहुत सुंदर। तो यहाँ तक हम लोग कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जस्ट क्वेश्चन तो अभी बताइए, थोड़ा ही बताइए, इसमें प्रतिबिंब पढ़ लिया कि छोड़ दिया जाए, पढ़ लिया जाए ना। तो आप बताइए प्रसाद, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण में बनता है वास्तविक बड़ा, बहुत सुन लाइए उसको थोड़ा, हम लाइए थोड़ा उसको बहुत सुंदर दे तोड़ देंगे। अवतल दर्पण में छोटा बड़ा बराबर वास्तविक आभासी सब न बनता है जी। चलो हाँ लाइए इसका, लाइए उसको रोकिए पहले, उसको भैया अपना अवतल दर्पण अगर बात किया जाए तो यही ना जी, इसको अच्छे से खींच लीजिए, अपना यही ना अवतल दर्पण हो गया, ये अपना अवतल दर्पण हो गया। यानी कि क्या बोले हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ झुका हुआ, ठीक है, क्या बोले हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ झुका हुआ अर्थात उसके बाहर निकले हुए भाग पर कलई किया हुआ, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। ये अपना पी हो जाएगा। पी का मतलब क्या हुआ प्रसाद, बहुत सुंदर, अरे यार हाँ, प्री का मतलब क्या हुआ, पी नहीं हो, प्री का नहीं, पी का मतलब क्या हो गया, बस अपना ध्रुव हो गया। फिर अपना एफ हो गया, एफ क्या है, फोकस, फोकस किसको कहते हैं, और ये मान लीजिए अपना अनंत हो गया, यही ना कहता है, यही ना जी। तो फोकस किसे कहते हैं, फोकस जहाँ मतलब जहाँ से किरण गुजरता है, बहुत सुंदर, जहाँ से क्या बोले अपना किरण गुजरता है उसी को तो हम लोग फोकस कहते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मज़े की बात आने वाली है यहाँ पर, क्या बोला है यहाँ पर, अब जब मज़े की बात आने वाली है, क्या बात आने वाली है, इसी में देखिए अपना इमेज बनता है, ठीक है, एक अपना यहाँ इमेज बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बनेगा, पाँचवा यहाँ बनेगा और छठा यहाँ बनेगा ना जी। छठा पर इसको यहाँ दीजिए, ठीक है। तो आप बताइए अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका इमेज क्या बनेगा, फोकस पर।
यदि किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज क्या बनेगा? बहुत केंद्र और फोकस के बीच में यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका तो उसका इमेज क्या बनेगा? केंद्र पर ही बनेगा। और यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज क्या बनेगा? अनंत और अनंत और केंद्र के बीच। और यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब बताइए यदि किसी वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज क्या बनेगा? दर्पण के पीछे। और जो दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा। ठीक है, दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा। और जबकि बाकी जिधर भी अपना सभी का सभी प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, जितना भी प्रतिबिंब कैसा बोला है? वास्तविक और उल्टा। अब मजे की बात क्या आती है? दर्पण के पीछे आभासी और सीधा। हाँ, केवल एक ही यही अपना आभासी और सीधा, और बाकी सभी अपना कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। अब क्वेश्चन ये बताइए, यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो इसका साइज कैसा होगा? साइज अनंत है तो बड़ा होगा। वाह, ना छोटा होगा, बहुत छोटा। अगर अनंत पर रखते तो बहुत छोटा। अब बताइए यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं यानी कि इसको, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? थोड़ा सा बड़ा, छोटा होगा। ठीक है, ये बहुत छोटा, ये छोटा। अगर वक्रता केंद्र पर रख दे तो समान आकार का, और यही वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दे तो थोड़ा सा बड़ा। बड़ा। ठीक है, क्या बोले है? बड़ा। और यही यदि फोकस पर रख दे तो बहुत बड़ा। ठीक है, क्या बोले है? बहुत बड़ा। और यही अपना क्या बोलिए फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है तो केवल बड़ा। कोई समस्या नहीं। तो ये हम लोग क्या देख लिए? अवतल दर्पण से अपना चलिए उसको ले चलिए पीछे, हटाइए, उसका काम तमाम करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ लिए? प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए। प्रकाश के परावर्तन में समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ लिए और समतल दर्पण पढ़ लिए। फिर गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का बोले, एक अपना उत्तल दर्पण तथा एक अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका प्रयोग क्या है? उसको इमेज कैसा बनता है देख लिए। उत्तल दर्पण में देखिए कुछ नहीं कर रहा है। ठीक ना, उत्तल दर्पण क्या कुछ नहीं कर रहा है। उत्तल दर्पण बस यही ध्यान रख लीजिए कि कभी भी वस्तु, ठीक ना, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में कभी वस्तु आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। और उत्तल दर्पण में अपना कभी प्रतिबिंब जो अपना क्या बनेगा? तो दर्पण के पीछे और फोकस और ध्रुव के बीच में। दर्पण के पीछे और फोकस और ध्रुव के बीच में कोई समस्या नहीं। तो बताइए उत्तल दर्पण फिर किसे कहते हैं? प्रसाद उत्तल दर्पण कहते हैं किसे? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। हाँ, देखिए जितना भी देखिए डियर हम A to Z जितना मुंह से बात बोल रहे हैं उसमें से A to Z बात पूछा गया है, या तो पूछा गया या फिर पूछा जाता है। बोलिए। परावर्तक जो पृष्ठ उसका होता है, हाँ, बाहर के बहुत सुंदर। यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसका बोलिए बहुत, यानी कि बोलिए एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अपना बाहर की तरफ अपना उभरा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी, ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। कोई समस्या नहीं। तो यहाँ से क्या जी परावर्तन हम लोग 2 पॉइंट फिनिश कराते हैं। और देखिए परावर्तन तो हो गया, बहुत सुंदर। आइए तो थोड़ा अपवर्तन देख लिया जाए। आइए तो बोलिए अपवर्तन किसे कहते? बोला बोल दो, मुँह दुखाई। प्रकाश के किरण का, हाँ, मतलब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम में चलती है और आगे जाकर मतलब थोड़ी मुड़ जाती है। बहुत सुंदर, प्रकाश का परावर्तन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब बोलिए अपना क्या चीज़, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना क्या होता है? रास्ते से अपना मुड़ जाती है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन में देखिए क्या होता है, यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखना है। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर ला दीजिए, इसको थोड़ा इधर लाइए। बहुत सुंदर। क्या बोले हैं कि यदि, ठीक ना, क्या बोले जी फिर से सुन लीजिए। यदि सघन माध्यम से, ठीक ना, क्या बोले हैं? यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम जाए तो कहाँ देखो, बहुत सुंदर। क्या बोले हैं? यदि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाए तो ये बंदा क्या बोलिए अपना सीधा क्या बोलिए अपना बस अपना अविलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, एक मोटा मोटी इमेज बना है। ये क्या बोले हैं? यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अविलंब से दूर हो जाएगा। ए से समझ लिए सघन और बी से समझ लिए विरल। लेकिन अगर यही बोलिए अपना क्या चीज़, अगर विरल माध्यम से, ठीक ना, क्या बोले हैं? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, ठीक ना, तो भैया अपना क्या होगा? अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा। अविलंब इसको बोलते हैं, इसको ध्यान दे लीजिए। ठीक ना, क्या बोले? अविलंब हम लोग इसको बोलते हैं, यही अपना ध्यान दे लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट आती है प्रकाश के अपवर्तन में भी। तो इसके लिए भैया रूल क्या होना चाहिए? प्रकाश के अपवर्तन के लिए रूल क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी ऑल रूल? क्रांति कोण इसमें
आपतन कोण के बराबर होना चाहिए। नहीं, बराबर बहुत नहीं, सुंदर। बड़ा होना चाहिए। अच्छा, बहुत सुंदर। तारी बेटी काम हो। हम प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन पढ़ या अपवर्तन पढ़, इसमें क्रांति कोण कहाँ से आए? देखिए इसमें क्या चीज़, इसके सुनिए, इसका पहले जो दूसरा जो जरूरत होता है, ठीक ना, जो अब इसमें अपना जो दूसरा नियम होता है, इसके दूसरे नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत सुंदर। वही अपना क्या हो गया भैया, ये अपना आई हो गया, ही ना अपना आई हो गया रे बाबा, और ये अपना क्या हो गया? आर हो गया, यही हो गया ना। तो यानी कि साइन आई और साइन आई, साइन आर और साइन आई बटा में साइन आर क्या है? एक स्थिरांक है। ठीक है, अपना क्या है? एक स्थिरांक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत बढ़िया। तो अपवर्तन की जब बात आ गई तो देखिए अब हम यहाँ पर आता है हम लोग को टू द पॉइंट क्या चाहिए? लेंस में अपवर्तन। ठीक ना, कहाँ आता है? लेंस में अपवर्तन। तो देखिए हम आप लोग को लेंस में अपवर्तन नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, बस आप लोग की बात यही ध्यान रख लीजिए कि जो भी हमारा दर्पण, ठीक ना, सॉरी, जो भी हमारा इमेज उत्तल दर्पण बनता है वो सब हमारा अवतल लेंस से बनता है। ठीक है, क्या बोले हैं? जो भी हमारा इमेज उत्तल दर्पण बनता है वो सभी के सही हमारा क्या बनता है? अवतल लेंस बनता है। और जो भी हमारा इमेज अवतल दर्पण बनता है वही हमारा उत्तल लेंस से बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप केवल बता दीजिए लेंस। तो आइए बस केवल लेंस के बारे में देख लेते हैं। ठीक ना, लेंस में अपवर्तन वो नहीं पड़ा है। तो ये बताइए लेंस की जब बात करते हैं, लेंस कितने प्रकार का होता है प्रसाद? हाँ, लेंस कितने प्रकार का? हाँ मैंने बहुत सुंदर। लेंस अपना कितने, हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक बात बताइए, लेंस उत्तल दर्पण पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? उत्तल दर्पण नेगेटिव होता है, जबकि लेंस बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उत्तल दर्पण क्या बोले हैं? निगेटिव होता है, जबकि उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है। बात करते हैं क्या? लेंस। लेंस की जब बात करते हैं तो लेंस अपना यहाँ टोटल दो प्रकार का होता है। कौन कौन भैया? उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की क्षमता ऋणात्मक होती है। वही अपना अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की क्षमता धनात्मक होती है। अब बात एक है कि भैया क्षमता क्या होता है? बात है ना, क्वेश्चन एक लाख है कि क्षमता क्या होता है? तो देखिए किसी भी लेंस के, ठीक ना, क्या बोले हैं? किसी भी लेंस के फोकस दूरी को वैध क्रमपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस का क्षमता बोलते हैं। मतलब कि P बराबर 1/f, यही ना हो गया जी? मतलब P बराबर 1/f, यही हो गया अपना। कोई समस्या? दीपक प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, बहुत सुंदर। अब टू द पॉइंट हम लोग बात क्या करते हैं, तो लेंस तो हम लोग बोल दिए ना गुरु जी, गलत नहीं ना जा रहे हैं? बहुत सुंदर। अब टू द पॉइंट वाले हम लोग बात क्या करते हैं, तो लेंस। अब देखिए बात है कि लेंस की क्षमता में परिवर्तन कब होता है, इसको देख लेना जरूरी है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन कब होता है? देखिए यदि भी कभी भी किसी भी लेंस को, ठीक है, यदि कभी किसी लेंस को द्रव में, ठीक ना, क्या बोले, यदि कभी किसी लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता और फोकस दूरी दोनों बदल जाती है। और ये अपना किसके वजह से होता है? तो लेंस के अपवर्तनांक, ठीक ना, क्या बोले, लेंस तथा द्रव के अपवर्तनांक की वजह से होता है। ठीक है, अपना किसके वजह से होता है? लेंस तथा द्रव के अपवर्तनांक की वजह से होता है। तो यहाँ से देखिए अब अपना देखिए 2-3 क्वेश्चन आया था, ठीक ना, क्या बोला है? यहाँ से देखिए अपना क्या बोला है? 2-3 अपना क्वेश्चन आया था है। तो देखिए जब 2-3 क्वेश्चन आया था तो क्या क्या क्वेश्चन है, अब यहाँ से इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ठीक ना, यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो तो क्या होता है? यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो तो क्या बोलिए, अपना लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा क्षमता घट जाएगी। लेकिन इसमें लेंस के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि उत्तल लेंस की जैसा काम करेगा और अवतल लेंस के जैसा ही कार्य करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यदि, ठीक है, यदि लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है, द्रव के अपवर्तनांक से कम हो जाए तो भैया क्या होगा? इसमें भी फोकस दूरी कम हो जाएगी तथा क्षमता क्या हो जाएगा? सॉरी, फोकस दूरी अपने का बढ़ जाएगा और क्षमता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसमें भी क्या बोले, लेंस में बोले कि फोकस बढ़ जाएगा, बोले है ना? हाँ, तब ठीक बोले, बहुत सुंदर। फोकस बढ़ जाएगा, कुछ घट जाएगा। इसमें कुछ कहा है जी? पौआ हुआ क्या चल रहा है यार? रोग ना है, निकट दृष्टि दोष ना, वो दूरदृष्टि दोष ना। बहुत सुंदर। तो क्या बोले हैं कि देखिए जब लेंस का अपवर्तनांक, ठीक ना, जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो तो इसमें ही फोकस दूरी बढ़ जाता है तथा क्षमता क्या होता है रे बाबा? घट जाता है। लेकिन इसमें लेंस में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उत्तल लेंस अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है, लेकिन दिखाई किससे देता है? उत्तल लेंस के जैसा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट क्या करते हैं, यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें जानते हैं इसका शायद देखिए कुछ एक मिनट इसका रुके, इसका जानते हैं
फोकस दूरी घट जाता है और क्षमता अनंत हो जाता है। साथ हमें यहाँ तक यही याद आ रहा है। देखिए डियर, एक क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, आप इसको कभी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सुंदर, कोई समस्या नहीं। तो क्या पढ़े, लेंस का परावर्तन पढ़ लिए, लेंस का अपवर्तन पढ़ लिए, पढ़ लिए जी। तो लेंस का पूर्णांतिक परावर्तन पढ़ लिया कि छुट्टी मार दिया, बताइए आप लोग, क्योंकि 8 बज गया है। नाउ इट इज़ 3 मिनट्स एंड बोले 8 बज चुका है। नाउ इट इज़ 3 मिनट 8 o'clock। क्या क्लास बंद कर दिया जाए? अरे क्लास नहीं तो क्यूज ना है जी, हम गड़बड़ा जाते हैं। बहुत सुंदर। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, बाद में जुड़े रहिए, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह से बस प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए और हम आपको क्विज के माध्यम से इतना प्यार मोहब्बत बरसा देंगे कि बोलिए दरोगा आपका बचने वाला नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को हम कंफर्म बोलते हैं। बस ज़रूरत क्या है कि आपको ईमानदारी पूर्वक, क्या चीज़, ईमानदारी पूर्वक अपना क्या करना है, बस लगातार और लगातार मेहनत करना है, ईमानदारी पूर्वक। तो चलिए आज के लिए क्विज को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर।